नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी बीजेपी के कौमी कन्वेंशन का आज दूसरा दिन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे कारकुनान से खिताब। किसानों और सरकार के दरमियान आज चौथे दौर की होगी बातचीत। हरियाणा के 7 अजला में 19 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी में तोसी। तहरीक की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है मसाइल का सामना। संदेश खाली तशद्दुद मामले में शिबू हाजरा गिरफ्तार। जिनसी हिरासानी का मामला दर्ज होने के बाद टीएमसी लीडर पर हुआ एक्शन। शिबू हाजरा समेत अब तक 18 लोग गिरफ्तार। इलाके में बाहरी लोगों के दाखिले पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी बॉन्ड्स देने वालों और हासिल करने वालों की तफसीलात को करेगा शाया। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि कमीशन आइंदा इंतखाबात में ईवीएम या बैलेट पेपर के जरिए से पोलिंग पर अदालत उज़्मा की हिदायत के तनाजुर में करेगा काम। भारत से हैजा मुतासरीन की मदद के लिए जाम्बिया को भेजी दवाओं की दूसरी खेप। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस मुश्किल घड़ी में जाम्बिया के साथ खड़ा है शाना बशाना। भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी तीसरे मैच का आज चौथा दिन। दूसरी इनिंग्स में 196 रन के आगे खेलेगी भारतीय टीम। तीसरे दिन तक टीम इंडिया को 322 रन की सबकत। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में तारीख रकम करने के लिए उतरेगी भारत की बेटियां। पहली मर्तबा फाइनल में दाखिल भारत की खवातीन टीम का आज थाईलैंड से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आज हुकूमत और किसानों के दरमियान बातचीत का चौथा दौर होगा और इससे पहले किसानों और हुकूमत के दरमियान 3 दौर की मीटिंगें हो चुकी हैं। चंडीगढ़ में हुई आखिरी मीटिंग के बाद वजीर ज़राअत अर्जुन मुंडा ने कहा था कि किसानों के साथ मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं। मुज़ाकरात में 3 मरकजी वज़रा के अलावा पंजाब के वज़ीर आला ने भी शिरकत की। आज चौथे दौर की बातचीत में किसानों और मरकजी वज़रा के दरमियान एक बार फिर बातचीत होगी और ऐसे में उम्मीद है कि इस बार मीटिंग में कोई हल निकल सकता है। इस दौरान किसानों के एहतजाज के पेश नजर हरियाणा के 7 अजला में इंटरनेट पर पाबंदी 19 फरवरी की आधी रात 12 बजे तक बढ़ा दी गई है। किसानों के एहतजाज के दरमियान अपोजिशन जमातों की सियासत भी पूरे जोरों शोर से जारी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। किसान तंजीमों का अपने मुतालबात को लेकर मुजाहिरा जारी है। दरियासना मरकजी वजीर ज़राअत अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान तंजीमों और हुकूमत के दरमियान होने वाली बातचीत को सियासी नुक्ता नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। कांग्रेस पर सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन मसाइल पर कांग्रेस बोल रही है उन पर पहले फैसले क्यों नहीं किए गए। हम किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश न किया जाए तो बेहतर है, पर कांग्रेस यदि इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो मैं यही कहूंगा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें आज सामने आ रही है, जब उनकी सरकार थी तो उस समय में इन सारे विषयों पर उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी के कौमी कन्वेंशन में पहुंचे एमपी और बीजेपी किसान मोर्चे के सदर राजकुमार चाहर ने भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर किसानों की आड़ में सियासत करने का इल्जाम लगाया और कहा कि राहुल किसानों और खेतीबाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पंजाब के कुछ जिलों के किसान कुछ मुद्दों को लेकर चले हैं, उन पर चंडीगढ़ में जाके सरकार ने बातचीत की है, उन पर समाधान निकलेगा। जिन मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता है किसानों के हित में, उन पर चर्चा होगी और जो किसानों के हित में होगा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा निर्णय लेते आए, आगे भी करें। 65 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, वो राहुल गांधी जो अंतर नहीं जाता लाल मिर्च और हरी मिर्च कैसी होती है, वो एमएसपी की बात कर रहा है। 65 साल तक कांग्रेस पार्टी ने कभी एमएसपी पर चर्चा नहीं की। दरियासना पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए एमएसपी पर कानून बनाए। धान और गेहूं पे एमएसपी हमें मिल रही है,
तो इसका संबंध महंगाई से कहाँ है, बोल दे। मैं उचित जवाब दे रहा हूं उनको कि कहां से महंगाई। जिन फसलों पे सरकार खरीदी करती है उनका रेट बाजार में कम है। किसानों के एहतजाज की वजह से दिल्ली की तमाम सरहदें बंद हैं, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है और सबसे ज्यादा परेशान ट्रक ड्राइवर नजर आते हैं। उनका कहना है कि ट्रक सामान से लदे हुए हैं, लेकिन हड़ताल की वजह से वो परेशान हैं। उन्हें खाने पीने में भी परेशानी हो रही है। किसान आंदोलन की वजह से ये जो रास्ता है ये पूरी तरह से बंद है और ठीक 13 महीने पहले भी इसी तरह के किसान आंदोलन की वजह से रास्ता बंद किया गया था। एक बार फिर से जो हालात हैं वो किसान आंदोलन की वजह से उसका जो प्रतिकूल असर उसका है वो इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद है। परसों से खड़ा है सर मेरा ट्रक और पीवीसी मार्केट से मेरी गाड़ी को लेके आए थे। परेशानी बहुत है सर, माल पड़ा हुआ है लोडिंग के लिए, कोई सुनवाई नहीं है। पीवीसी मार्केट से यहाँ ले आए हैं और आज 3 दिन हो गए यहाँ खड़े खड़े, ना कुछ खाने पीने को है, ना कोई लेटरिन बाथरूम, कोई सुविधा ही नहीं है। ताहम मरकजी हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान बातचीत के 3 दौर हो चुके हैं और मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वहीं नई दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के कौमी कन्वेंशन का आज दूसरा दिन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कन्वेंशन के ख़िताम पर कारकुनों से खिताब करेंगे। इसके अलावा कन्वेंशन में एक और तजवीज़ भी पेश की जाएगी और इससे पहले कल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक सियासी तजवीज़ पेश की जिसे मंजूर कर लिया गया। विकसित भारत मोदी की गारंटी नामी इस तजवीज़ में मोदी हुकूमत की तमाम हुसूलियाबियों का जिक्र किया गया है। तजवीज़ में कहा गया है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मगरबी बंगाल के शुमाल 24 परगना जिले के संदेश खाली तशद्दुद में मुलव्विस टीएमसी लीडर शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खवातीन ने हाजरा पर जिनसी हिरासानी का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने संदेश खाली तशद्दुद मामले में दर्ज एफआईआर में गैंग रेप की दफा शामिल करने के बाद शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया है। शिबू पर जिनसी तौर पर हिरासा करने, धमकियां देने और जमीनों में कब्जे करने के इल्जाम भी हैं। शिबू का संदेश खाली में पोल्ट्री फार्म था और इल्जाम है कि ये पोल्ट्री फार्म सरकारी जमीन के साथ दूसरे लोगों की जमीन पर बनाया गया था और शाहजहां शेख से कुर्बत की वजह से लोग मुखालिफत नहीं कर पा रहे थे। संदेश खाली तशद्दुद के मामले में शाहजहां शेख के अलावा शिबू हाजरा और उत्तम का नाम भी सामने आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अतिया दहंदगान और इंतखाबी बॉन्ड्स हासिल करने वालों की तमाम तफसीलात वक्त की हद के अंदर शाया करेगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आइंदा लोकसभा और असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के बाद राजीव कुमार ने कहा कि कमीशन इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। Issue of electoral bonds, whatever is the order of, and commission continuously, जितने भी ये केस में हम भी पार्टी थे तो हमारे एफिडेविट्स आपने शायद देखा होगा, पढ़ा होगा। कमीशन इज ऑलवेज, एज आई सेड इन द मेंशन इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, हमारे 2 ही बेसिक आधार हैं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। सेकंड, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में यही आधार था कि वी आर इन फेवर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। व्हेन द ऑर्डर इज कम वी विल टेक एक्शन एज डायरेक्टेड इन द ऑर्डर। वहीं नई दिल्ली जेडीयू पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं लल्लन सिंह और संजय झा ने साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही में आला सतही कमेटी से मुलाकात करके वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से एक सरकारी मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम के मुताबिक वजीर आला नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड पार्टी का मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन गुड गवर्नेंस के ढांचे को मजबूत करने की सिमत एक अहम कदम होगा। भारत के लॉ कमीशन ने इंतखाबी कानून में इस्लाहात से मुतालिक अपनी रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की है, जिस पर साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही में एक आला सतही कमेटी गौर व कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में आला सतही कमेटी सियासी पार्टियों से मशवरा भी ले रही है। भारतीय फिजाइया आज जैसलमेर के करीब पोखरन के एयर टू ग्राउंड रेंज में वायु शक्ति की मशक कर रही है। हमेशा की तरह वायु शक्ति मशक ने दिन और रात भारतीय फिजाइया की दिफाई सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इस मशक में भारतीय फौज के साथ मुश्तरका ऑपरेशन किया जा रहा है। इस साल मशक में जंगी तैयारे तेजस
प्रचंड और ध्रुव समेत 121 तैयारे शामिल हैं। राफेल ने पहली बार वायु शक्ति मश्क में हिस्सा लिया है और इसके अलावा मिराज 2000, सुखोई MK-130, जैगवार, हॉक, C-130J, चिनूक, अपाचे और MI-17 भी शामिल हैं। मकामी तौर पर तैयार करदा सतह से हवा में मार करने वाले हथियारों के निज़ाम और दरअंदाजी करने वाले दुश्मन के तैयारों को ट्रैक करने और मार गिराने की अपनी सलाहियत का मुजाहिरा कर रहे हैं। मश्क में ध्रुव और अपाची जैसे हेलीकॉप्टरों के साथ देसी साख्ता हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुजाहिद आज़ादी और बिहार के साबिक वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया है। मुल्क भर में जन नायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर को खराज अक़ीदत पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि कर्पूरी जी ने अपनी समाजी ज़िंदगी में पाकीज़गी और कुर्बानी के आला तरीन मयारात की मिसालें पेश की हैं। कर्पूरी ठाकुर अपनी पूरी ज़िंदगी पसमानदा तबक़ात और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए वफ़ रहे। उन्होंने तालीमी निज़ाम को सबके लिए काबिल रसाई बनाने में अहम और तारीख़ी किरदार अदा किया। हुकूमत हिंद ने हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को उनकी शुराकत के लिए बावकार भारत रत्न से नवाजने का फैसला किया था। सतीश धवन खलाई तहकीकी मरकज श्रीहरिकोटा में GSLV इनसेट 14F की कामयाब लॉन्चिंग के बारे में मालूमात देते हुए इसरो ने चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा है कि सैटेलाइट खास तौर पर जमीन और समंदर के माहौलियाती निज़ाम का मुताला करेगा। उन्होंने बताया है कि सैटेलाइट दीगर अक़साम के तजर्बात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। GSLV in its mission was targeting to inject INSAT 3DS into a geo-transfer orbit 170 by 36,000 kilometer with a possibility of increasing that to a higher number. Because the higher the number is, the better is the life. So today we have a 38,000 plus kilometer apogee has been accomplished with no other issues with respect to inclination. So it's a very perfect mission. Little over performance that has been given to the satellite, which increases its life, as already told by Director URSC. And all of you know this satellite is a third in the series of INSAT series of satellites meant for the weather and the disaster warning related activities. इसरो के नए तजुर्बात के बारे में बात करते हुए इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने कहा कि 2024 गगनयान की तैयारियों का साल है और अगले साल इसे खला में भी रवाना किया जाएगा। और अभी हम 2 आजमाइशी परवाजों की तैयारी पर काम कर रहे हैं। बगैर पायलट के एक तैयारा भी तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा हम खलाबाजों के तरबियती प्रोग्राम पर भी काम कर रहे हैं। This year is going to be the Gaganyaan preparation year. Next year we have to have the manned mission or the crewed mission. So we have to do uncrewed missions this year, at least 2 missions. This is our goal. So for that, lot of hardware work is going on, lot of testing is going on. You would have seen the test vehicle flight happened. We have 2 more test vehicle flight this year. It has to happen. Preparation is going on. और सैटेलाइट मिशन GSLV F-14 इनसेट 3DSR पहले खला में लॉन्च किए गए इनसेट 3DS का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर मौसमियाती तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सैटेलाइट मौसम की पेशगोइयों को कैसे मजबूत करता है, इस पर DD न्यूज़ ने इसरो के साबिक साइंसदान डॉक्टर गुरु प्रसाद से खास बातचीत की। इनसेट 3DS उपग्रह है ना, ये मौसम का सैटेलाइट है, उपग्रह है, मौसम के जानकारी देने के लिए। इसमें बहुत ये क्रांति हुआ है। ये सैटेलाइट इनसेट 3DS भारत में बनाया है। सो ये है येट अनदर सिंबल फॉर आत्मनिर्भरता। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक सेशन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत कई दहाइयों से इसकी हिमायत कर रहा है और अब दुनिया के कई ममालिक न सिर्फ इसकी हिमायत कर रहे हैं बल्कि इसे इंतहाई अहम करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को दुनिया ने जो कुछ देखा उससे बचने के लिए इजराइल फिलिस्तीन तनाज़े का मुस्तकिल और तवील मुद्दती हल ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इजराइल की बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है कि वो इंसानी हुकूक पर अमल आवरी करे।
यरगमालियों की वापसी को जरूरी करार देते हुए उन्होंने कहा कि तशद्दुद मुतासरा इलाकों में लोगों को इमदाद फराहम करने के लिए एक मुस्तकिल इंसानी राहदारी की जरूरत है। भारत ने एक बार फिर से जाम्बिया के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। जाम्बिया में हैजे के पेश नज़र इंसानी इमदाद की दूसरी खेप रवाना की गई है। इसमें हैजे के मुतासरीन की मदद के लिए तकरीबन 3.5 टन इंसानी इमदाद की खेप भेजी गई है, जिसमें पानी साफ करने के लिए ज़रूरी अशिया, क्लोरीन की गोलियां और ORS वगैरह शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय हाई कमिश्नर ने इंसानी इमदाद की खेप जाम्बिया की हुकूमत के सुपुर्द कर दी है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस मुश्किल वक्त में जाम्बिया के साथ खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जामे इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर देते हुए भारत ने सवाल किया है कि ताकतवर बैनुल-अक़वामी इदारे के 5 मुस्तकिल अरकान की मर्जी कब तक आलमी तंजीम के 188 रुकन ममालिक के इज्तिमाई आवाज़ को दबाती रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर बैन हुकूमती बातचीत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि 15 मुल्की अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे में इस्लाहात के लिए आलमी कोशिशों का एक मुश्तरका नुक्ता नज़र होना चाहिए। Our question therefore is, how much longer? How much longer will the will of 5 members continue to override the collective voice of 188 member states? This must change. My second point, redressing centuries of injustice. Co-chairs, I think we might all broadly agree that the historical injustices perpetrated against the global South can no longer be ignored. And it is time to rectify these disparities by ensuring greater representation for regions like Asia, Latin America and Africa on the United Nations Security Council through a reform in both its categories, permanent and non-permanent. और नाज़रीन, अब बात करते हैं जदीद तिब्बी साइंस में आज़ा की पेवंदकारी पर, यानी कि ट्रांसप्लांट पर। जी हाँ, इस शोबे में भारत दुनिया के 10 ममालिक में से तीसरे नंबर पर है, तो वहीं जिंदा अतिया दहंदगान से आज़ा की पेवंदकारी के मामले में भारत अब पहले नंबर पर है। इस शोबे से जुड़े तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अब ज़रूरत इस बात की है कि आज़ा के अतिया को फ़रोग़ दिया जाए ताकि जिंदा इंसान से आज़ा बतौर अतिया लेने की ज़रूरत ना पड़े। आज़ा के अतिया को फ़रोग़ देने की गर्ज से नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत आज़ा अतिया करके मरने वाले की बावकार आखिरी रसूमात के लिए 10,000 रुपये देने का भी इंतज़ाम है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। हालिया बरसों में मुल्क में आज़ा के अतिया के हवाले से बेदारी में इजाफा हुआ है। कुल जिंदा और मौत के बाद आज़ा अतिया करने वाले आज़ा की पेवंदकारी के लिहाज से हिंदुस्तान दुनिया के 10 ममालिक में तीसरे नंबर पर है, तो वहीं जिंदा अतिया दहंदगान से आज़ा की पेवंदकारी के मामले में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। यही नहीं, मुल्क में 75 साल में पहली बार मुर्दा अतिया दहंदगान से आज़ा की पेवंदकारी में मुल्क ने 1000 का हिस्सा उबूर किया है। मृत्यु के उपरांत जो अंगदाता है उनसे जो अंग प्रत्यारोपण हुए और प्लस जो जीवित अंगदाता अंग प्रत्यारोपण के लिए डोनेट करते हैं ऑर्गन, तो उनको मिला करके, दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो भारत नंबर 3 पर है। अगर जो लिविंग डोनर देते हैं, जो जीवित अंगदाता हैं, अगर उसके मामलों को देखा जाए, जो अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांट जीवित दाताओं से हो रहे हैं, उसमें सारे जो देश हैं उसमें हम नंबर 1 पर हैं। के उपरांत जो अंगदाता है, अंगदान है, उसको बढ़ाना है। साल 2023 में पहली बार मुल्क के अस्पतालों ने एक साल में 16,941 आज़ा की पेवंदकारी की है। इनमें से 12,343 गुर्दे, 4,160 जिगर, 215 दिल, 189 फेफड़े, 20 पैनक्रियास और 14 छोटी आंत के ट्रांसप्लांट शामिल हैं। लेकिन अगर हम बाद अज मर्ग पेवंदकारी की बात करें तो 16,941 में से सिर्फ 1,062 आज़ा की पेवंदकारी मौत के बाद हासिल होने वाले आज़ा से की गई है।
माहिरीन का ख्याल है कि ये काफी नहीं है और आज़ा के अतिया के हवाले से लोगों को आगे आने की जरूरत है। जो मृत्यु अंगदाता हैं उनको उनके एक सम्मानजनक रूप से अंतिम संस्कार किया जा सके, उसके लिए भी प्रति मृत्यु अंगदाता को 10,000 रुपये का प्रावधान किया गया है कि एक सम्मानजनक तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। पीएम मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में कई बार आज़ा के अतिया को फरोग देने पर बात की है, जिसका नतीजा ये है कि लोग अब आज़ा अतिया करने के लिए आगे आ रहे हैं। आयुष्मान भवा मुहिम के बाद से अब तक 1,43,000 लोगों ने आज़ा अतिया करने का हलफ उठाया है। एक आज़ा अतिया करने से कई जानें बचाई जा सकती हैं। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और भारतीय जनता पार्टी के कौमी कन्वेंशन के पहले दिन सियासी तजवीज़ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पेश की और सियासी तजवीज़ को वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने मंजूर किया। इस मामले पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान भुवनेश्वर से एमपी ने इस मामले पर डीडी न्यूज़ की टीम से खास बातचीत की है। अपराजिता सारंगी ने कहा है कि बीजेपी के कन्वेंशन से पार्टी कारकुनों में जोश आया है और इस बार पार्टी कारकुनान 400 लोगों के अहद के साथ गांव-गांव जा रहे हैं। राजेश राज ने भारत मंडपम में बीजेपी की कौमी तर्जुमान और एमपी अपराजिता सारंगी के साथ खुसूसी बातचीत की है। आइए सुनते हैं। के पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने पेश किया और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इसका अनुमोदन किया और हमारे साथ अपराजिता सारंगी जो भुवनेश्वर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं, वो बातचीत के लिए मौजूद हैं। कैसे देखती हैं मैम, जिस तरीके से पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में हिंदुस्तान में जो राम मंदिर जो भव्यता का प्रतीक है उसको कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बताया गया, क्या कहेंगे आप? प्रभु श्री राम को 500 वर्षों के बाद जगह मिली, सुंदर भव्य मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा की गई और आपने देखा कि 140 करोड़ लोगों के मन में धर्म जाति, मुझे लग रहा है इसको दूर कर दे आप, धर्म जाति निर्विशेष सब लोगों ने सामने आकर इसका स्वागत किया। आज का अधिवेशन बहुत ही सफल रहा। जो उद्देश्य लेकर अधिवेशन को बुलाया गया था निश्चित तौर पर मैं कहूंगी उस उद्देश्य की पूर्ति हुई है। सबके मन में आशा की सृष्टि हुई, सबके मन में उत्साह की सृष्टि हुई और हम सब एक लक्ष्य को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में परसों जाएंगे। जब अधिवेशन समाप्त हो जाएगा हमें जीतना है। 370 भारतीय जनता पार्टी सीट्स लाएगी और जहां तक एनडीए का सवाल है 400 पार होगा, इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार की और हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियत और नेतृत्व, इन तीनों को लेकर हम सब गर्वित हैं और 140 करोड़ भारत की जनता भी इस बात को समझती है। थैंक यू। शुक्रिया। अपराजिता सारंगी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं और सांसद भी हैं बीजेपी की, उनकी जो राजनाथ सिंह की तकरीर थी उस दौरान जो पूरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा था और संकल्प व्यक्त किया जा रहा था कि अब की बार 400 पार का जो नारा है उस संकल्प को लेकर गांव-गांव तक जाना है, उसका असर कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं पर साफ तौर पर देखा जा रहा था। कैमरामैन संदीप के साथ भारत मंडपम नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और खेल की खबरों की बात करें तो भारतीय खवातीन टीम आज बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में टाइटल मैच में कोर्ट पर उतरेगी। फाइनल में हिंदुस्तानी खवातीन टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा। ये पहला मौका है कि जब भारतीय खवातीन टीम इस मुकाबले के फाइनल में पहुंची है और इससे पहले के सेमीफाइनल में मैच में टीम इंडिया ने जापान को 3-2 से शिकस्त देकर टाइटल मैच में दाखिला हासिल किया था। भारत और इंग्लैंड के दरमियान राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का आज चौथा दिन है। टीम इंडिया आज 196 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारतीय टीम को पहली इनिंग्स की बुनियाद पर 322 रन की बढ़तरी हासिल है। रोहित शर्मा कल दूसरी इनिंग्स में कुछ खास नहीं कर सके। वो जो रूट की गेंद पर 19 रन बनाने के बाद आउट हुए और इसके बाद यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मैदान संभाला। यशस्वी जायसवाल सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे, ताहम यशस्वी 104 के स्कोर पर आउट हो गए। भारत की दूसरी विकेट रजत पाटीदार की शक्ल में आई।
और इससे कबल इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में 319 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड को तीसरे दिन मैदान संभालते ही 2 झटके लगे थे। बुमराह ने जो रूट को आउट किया, जबकि कुलदीप यादव ने जॉनी बेरिस्टो को पवेलियन भेजा और यहाँ पे बैन ने 2 विकेटें ली और 153 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। और इस विकेट के बाद इंग्लैंड की विकेटें वक्फे से गिरती रहीं और इंग्लिश टीम 319 रन पर ढेर हो गई। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।